हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रिसर्च के अंदर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम डाटा को एनालाइज करते हैं, और जब डाटा को एनालाइज करते हैं तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो यही है कि हमें पैरामीट्रिक टेस्ट रन करने हैं या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रन करने हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट का या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो कम्प्लीटली इसी बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, और कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप एरिया को लोकेट करते हो। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1733 में, और इनको डिस्कवर करने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था डॉक्टर डी मॉर्गर। इसको फिर से स्टडी किया एक जर्मन मैथमेटिशियन गोज ने 1809 में, और फिर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल ने 1812 में इसको फिर से रीडिस्कवर किया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल कर्व, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, गोज कर्व या नॉर्मल कर्व ऑफ एरर के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए वन बाय वन सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बेल शेप्ड होता है, और कहते हैं कि जिसकी अपीयरेंस है वो एसिम्प्टोटिक होती है। एसिम्प्टोटिक से हमारा मतलब ये है कि जो इसकी टेल्स हैं वो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करती। अब इसकी टेल्स बेस लाइन को टच क्यों नहीं करते, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। एक रीजन तो हमें ये कहता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन को लेके चलते हो तो जनरली उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, मतलब उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होती। और अगर वो जीरो होती भी है तो वो काफी लंबे वक्त के बाद, मतलब उसको इन्फानाइट एक पीरियड लगता है, या सैंपल हमारा बहुत ही लार्ज होता है, या मैं कहूँ कि उस सैंपल का साइज एक तरह से हम इनडेफिनेट कहेंगे, जहां पर जाके उसकी वैल्यू जीरो या जीरो के क्लोज हो जाती है। अब जब इसके स्प्रेड की बात करते हैं तो इसका स्प्रेड कितना भी लंबा हो सकता है। ऑब्वियसली अगर इसका स्प्रेड लंबा होता चला जाएगा तो बेस लाइन और टेल के बीच का जो गैप है वो भी कम होता चला जाएगा। बट नॉर्मल कर्व में टेल्स कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिमोडल होता है। यूनिमोडल से हमारा मतलब है कि इसके अंदर सिंगल पीक होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक बार पीक आएगा और उसके बाद फिर से ये डाउन साइड चला जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। परफेक्टली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जो बेल शेप कर्व है हम इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर इस तरह से डिवाइड करते हैं। जहां पर ये डिवाइडेड होता है यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आती है वो हमेशा मीन के बराबर होती है। और हमारे पास दो साइड्स आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है नेगेटिव वैल्यू और राइट हैंड साइड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ये भी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर जो वैल्यू होगी वो आपकी अर्थमेटिक मीन से कम होगी, और जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होगी वो अर्थमेटिक मीन से ज्यादा होगी। नेगेटिव वैल्यू मैंने इसलिए बोला है कि जनरली यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट होता है यहाँ पे वैल्यू हम जीरो लेके चलते हैं। तो जीरो से जो पीछे की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, और जो आगे की वैल्यू होती है वो प्लस के अंदर होती है। टोटल जो एरिया होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसका जो टोटल एरिया होगा वो 0.5 और 0.5 का होगा, और टोटल एरिया हम निकालेंगे तो उसका टोटल हम करेंगे 0.5 प्लस 0.5, दैट इज इक्वल टू 1। देखिए, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो इसकी जो पोजीशनिंग होती है ग्राफ की वो हमेशा डिपेंड करती है अरिथमेटिक मीन के ऊपर। अब देखिए, अरिथमेटिक मीन अगर मान के मैं चलता हूँ कि ये जीरो है तो ये बिल्कुल बीच के अंदर पोजीशनिंग करेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि अरिथमेटिक मीन कम हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो से भी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये जो कर्व है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली अगर मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, या सपोज मैं कहता हूँ कि जीरो से ज्यादा हो जाती है, तो ये राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसके स्प्रेड की, मतलब बीच के अगर हम गैप की बात करें, तो इसका स्प्रेड डिपेंड करता है वेरिएंस के ऊपर। हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की लाइन है हमारे पास, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो म्यू है वो जीरो है। म्यू बेसिकली हमारे अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेरिएंस हमारा 1 है। तो हमारे ग्राफ की पोजिशनिंग कुछ ऐसे आ रही है। लेकिन हम दूसरा केस लेते हैं। अगर हम ब्लू कलर की लाइन को देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने म्यू तो रखा जीरो, मतलब अर्थमेटिक मीन तो जीरो ही है, लेकिन जो वेरिएंस है वो कम हो गया है। तो वेरिएंस से कम होने से क्या होता है, यहाँ पे इसका जो स्प्रेड है वो भी कम हो जाएगा, और आप देखेंगे इसकी हाइट बढ़ जाएगी। हम एक और केस लेके चलते हैं। देखिए, ऑरेंज कलर की लाइन में देखें तो वेरिएंस हमारा बढ़ गया है, लेकिन हमारा अर्थमेटिक मीन अभी भी वही है। तो अब देखेंगे सेम लेवल के ऊपर ग्राफ ने अपनी पोजीशनिंग चेंज नहीं करी है, लेकिन आप देखेंगे इसका स्प्रेड बढ़ चुका है यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएंस जो है वो इंक्रीज हो गया है।
एक और केस लेते हैं, हम ग्रीन कलर की लाइन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारा वेरिएंस जो है वो तो कम हो गया है, साथ में हमारा मीन भी डिक्रीज हो गया है। अब हमारा अगर मीन डिक्रीज हो गया तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर मीन की वैल्यू चेंज होती है तो ग्राफ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। क्योंकि यहाँ मीन की वैल्यू कम हो गई है तो आप देखेंगे ग्राफ क्या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला गया, यहाँ पर वेरिएंस भी डिक्रीज हो गया और मीन वैल्यू भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो आपका वेरिएंस या मैं कहूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं वेरिएंस में या अर्थमेटिक मीन में तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ पर। देखिए जब भी हम बात करते हैं रिसर्च की, जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक है सैंपल और एक है पॉपुलेशन। और जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम सबसे पहले अपने जो डाटा सेट होता है उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर सबसे प्रोमिनेंट जो दो वेरिएबल रोल प्ले करते हैं वो है हमारा अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैंपल के केस के अंदर सिंबल यूज होता है वो होता है एक्स बार और एस। और अगर आप पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो तो सिंबल यूज करते हैं म्यू हम अर्थमेटिक मीन के लिए, और हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा यूज करते हैं। सैंपल के केस के अंदर जब डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स निकालते हो तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और पॉपुलेशन के केस में इसको हम पैरामीटर्स के नाम से बुलाते हैं। आइए इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनकी मैं चेक करना चाहता हूँ, वेट को चेक करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इन सारे बच्चों का वेट चेक कर लेता हूँ, तो ये मेरा पॉपुलेशन हो गया। तो अगर मैं इनका एवरेज वेट निकालता हूँ और उनके वेट के बीच की वेरिएशन निकालता हूँ, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ, तो मैं सिंबल यूज करूंगा म्यू और सिग्मा। लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनमें से कुछ बच्चों को चूज कर सकता हूँ जिसको मैं क्या कहूंगा, सैंपल कहूंगा। जैसा कि मैंने इनको चूज कर लिया और मैं इनका वेट निकाल लेता हूँ और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे सिंबल यूज करूंगा मैं एक्स बार और एस, जिसको मैं सैंपल कह रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं पूरे की पूरी पॉपुलेशन का अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ तो मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पैरामीटर्स हैं। लेकिन अगर मैं सैंपल का अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ तो मैं कहूंगा ये मेरा स्टैटिस्टिक्स है। अब इसको हम छोटे से एक बेल शेप ग्राफ से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखो जो नॉर्मल का हमारे पास कर्व होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे डाटा की पोजीशनिंग कैसे है कर्व के अंदर। सपोज मैंने बच्चों का वेट निकाला, मैंने सारे बच्चों का निकाला, मतलब मैंने पैरामीटर्स पे काम किया, पॉपुलेशन पे काम किया, तो मुझे ये पता लगा जो बच्चों की एवरेज वेट बॉडी वेट था वो 25 था। मतलब जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मिडल के अंदर। जैसे मैंने बताया था आपको पीछे, जो बिल्कुल मिडल पॉइंट होता है वो हमारा मीन होता है। लेकिन अगर कुछ बच्चों का वेट मीन से कम है, जैसे कि मान लीजिए मैंने मान लिया कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका वेट 25 से कम था, 15 था, मतलब अंडर वेट थे, वो लेफ्ट हैंड साइड में चले गए मीन से कम। और कुछ बच्चे ओवर वेट थे, मतलब जिनका वेट 25 से ज्यादा था, वो राइट हैंड साइड में चले गए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोज मैंने 45 की वैल्यू ले ली तो वो यहाँ पे लोकेट हो गए। तो कुछ इस तरीके से हम अपने डाटा की पोजिशनिंग करते हैं एक नॉर्मल कर्व के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है 68, 95 और 99.7 का। अब 68, 95 और 99.7 का जो रूल है, इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल सैंपल का साइज है या पॉपुलेशन का साइज है उसके बेल शेप के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैसे है, मतलब उसकी पोजिशनिंग कैसे है। आइए इसको समझते हैं। देखिए जब भी हम एरिया की बात करते हैं नॉर्मल कर्व के अंदर, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर आपको 68% एरिया कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने 95% एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आपने 99.7% एरिया निकालना है तो म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं पॉपुलेशन पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली पॉपुलेशन के केस के अंदर हमें नॉर्मल कर्व देखने को मिलता है। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। मान लो मेरे पास एक इंस्टीट्यूट है जहाँ 5000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और मेरे पास जब मैंने उनका फैमिली इनकम पता लगाया तो मुझे ये पता लगा कि उनकी जो एवरेज फैमिली इनकम है वो 20,000 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1000 का। अब टोटल मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 5000। अब मैं उनको लोकेट करना चाहता हूँ नॉर्मल कर्व की हेल्प से, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि देखिए अगर मैं ये कहूँ कि एवरेज इनकम 20,000 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1000 का है, तो अगर मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मुझे उससे ये पता लग जाएगा जो 68% बच्चे हैं, मतलब टोटल 5000 का 68% कितना हो गया, 3400। उनकी जो इनकम है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, वो लाई करती है 19,000 से 21,000 में। क्योंकि जो मेरे पास म्यू है वो मेरा मीन है वो है 20,000। एक बार मैंने उसमें से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या हो गया, 1 into 1000 लेस कर दिया और एक बार ऐड कर दिया, तो मुझे ये पता लगा 3400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 5000 जिनकी इनकम 19,000 से 21,000 में लाई करती है। अगर मुझे कोई कहता है कि बताओ 95% पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है, तो मैं फॉर्मूला पुट करूंगा म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मुझे क्या पता लगा यहाँ पर कि जो
टोटल 4750 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो फैमिली इनकम है वो 18,000 से 22,000 में लाई करती है। कैसे पता लगाया? म्यू के अंदर मैंने माइनस किया एक बार 2 इंटू में 1000 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 20,000 में से 2000 लेस हो गया तो 18,000 आ गया, और एक बार ऐड कर दिया तो 22,000 आ गया। सिमिलरली अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ 99.7% पॉपुलेशन का, तो मैं फॉर्मूला पुट करूंगा म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और रेंज आ गई मेरे पास 17,000 से 23,000, और मुझे पता लगा 4,985 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनकम 17,000 से 23,000 के बीच में लाई करती है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो कुछ इस तरह से है, x माइनस एक्स बार बाय एस, या फिर x माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं x बार और s यूज कर रहा हूँ, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला हम सैंपल के केस में यूज करते हैं, और अगर मैं म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहा हूँ तो इस फॉर्मूला को हम पॉपुलेशन के केस के अंदर यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम एरिया कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब एरिया कैलकुलेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। आइए हम पता लगाते हैं कि एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का हमें देखना है, और यहाँ पर हमें z की वैल्यूज दे रखी है, 1.2 दे रखी है। जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया कि जो z कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, x माइनस एक्स बार बाय एस विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर x माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब हम z स्कोर की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो अगर मैं 1.8 को देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं टेबल की हेल्प लूंगा। ये मेरे पास नॉर्मल कर्व की कैलकुलेशन के लिए टेबल गिवन है। यहाँ पे जैसा कि मैंने 1.2 देखना है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा z की वैल्यू 1.2, और कुछ भी नहीं दे रखा तो 1.2 को हम कहाँ देखेंगे, 0 पे, विच इज 0.3849। सबसे पहले देखिए, हमें जो z की वैल्यू वो प्लस की दे रखी थी। अगर प्लस की दे रखी थी तो मैंने आपको बताया था जहां पर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है वो वैल्यू 0 होती है। प्लस का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का एरिया 1.2 मैंने लोकेट कर लिया, और ये वैल्यू आ गई 0.3849, जो कि हमने टेबल की हेल्प से कैलकुलेट की है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम नॉर्मल कर्व में एरिया निकालना चाहते हैं -1.4 से 0। देखो यहाँ माइनस की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1.4 की वैल्यू को देख लो z के अंदर, जो कि कितनी आ रही है हमारे पास 0.4192। क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगी, ये हमने लोकेट कर लिया, तो आगे हमारी 0.4192। तो -1.4 से 0 के बीच की वैल्यू क्या है, 0.4192। अब हम पता लगाते हैं फाइंड द एरिया बिटवीन 0.8 टू 2.4, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो पहले हम 2.4 की वैल्यू देख लेते हैं, जो कितनी आई है हमारे पास 0.4918। 0.8 की वैल्यू क्या आई है 0.2881। अब इसको लोकेट करेंगे कर्व के अंदर। देखो 0 से पहले हम लेते हैं 2.4 की वैल्यू, क्योंकि प्लस किया तो राइट हैंड साइड में आएगी। ये वैल्यू आ गई 0 से लेके 2.4 की 0.4918, और 0 से 0.8 की वैल्यू है 0.2881। अब आपको समझना यहाँ पर यह है कि जो 0 से लेके 2.4 की वैल्यू है 0.4918, इसमें ऑटोमेटिकली 0 से 0.8 की वैल्यू तो आ ही रही है। हमें क्या निकालना है, एरिया बिटवीन 0.8 टू 2.4, मतलब हमें इस लाइन से लेकर इस लाइन, मतलब इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0.4918 में से 0.2881 को लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया निकल कर आएगा वो है 0.2037। तो कुछ इस तरीके से हम दो वैल्यूज के बीच का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक और इलस्ट्रेशन है, फाइंड द एरिया ग्रेटर देन -2.5। तो पहले 2.5 की वैल्यू को देख लेते हैं, वो कितनी है हमारे पास 0.4938। क्योंकि ये माइनस की है तो ये कहाँ आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गई -2.5। हमें क्या कहा गया, एरिया ग्रेटर देन -2.5। तो ग्रेटर का मतलब तो ये वाला एरिया भी है और ये वाला एरिया भी है। अब टोटल जो साइज होता है एरिया का वो कितना होता है 0.5, ये हमने ले लिया। तो 0.5 तो ये वाला आ ही गया, और 2.5 से 0 के बीच का एरिया कितना था 0.4938। तो ग्रेटर देन -2.5 लेंगे तो मतलब टोटल एरिया लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कितना आएगा 0.5 प्लस 0.4938, दैट इज 0.9938। तो ये था मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां मैंने आपको ये बताया कि कैसे बेल शेप कर्व के अंदर एरिया कैलकुलेट किया जाता है, 68, 95 और 99.7 रूल का मतलब क्या है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। ये मेरा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे डे टू डे लाइफ के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है। कहा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी कंट्रोल के अंदर बड़ा ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो इसके सेकंड पार्ट को देखना ना भूलिएगा, वहां मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, और किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल के अंदर और भी कई नई तरह की प्रॉब्लम्स के केस के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।